Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School SST classes. My name is Gaurav Kumar Sharma. Dear students, कल क्लास लेक्चर 5 तक हम आपको मौर्यन एम्पायर पूरा बता चुके हैं। मौर्यन एम्पायर के बाद में हमने शुंग डायनेस्टी देखा, सातवाहन डायनेस्टी देखी। अब हम एंशियंट इंडिया की यानी चैप्टर 1 की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पढ़ने जा रहे हैं, गुप्त डायनेस्टी। तो ध्यान से इसको समझना, इसके ऊपर श्योर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गुप्त डायनेस्टी एक्चुअली इससे पहले मौर्य के बाद में आपको देखने को मिलता है कि आप पढ़ते हैं शुंग, शुंग के बाद में फिर सातवाहन और फिर कुषाण, और कुषाण किंग्स के बाद में फिर गुप्त डायनेस्टी आती है आपकी 275 एडी से स्टार्ट होती है ये। अब देखिए एडी आने लग गया, बीसी अभी तक खत्म हो गया। 275 एडी से 550 एडी तक ये चलेगी। और इसका सबसे पहला किंग, फर्स्ट किंग, फर्स्ट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसके पहले राजा थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी, तो आपको बताना है श्रीगुप्त। नेक्स्ट, श्रीगुप्त का शासन, श्रीगुप्त का रूलिंग टाइम बहुत कम है, और श्रीगुप्त के बाद में आपको नेक्स्ट राजा देखने को मिलता है और उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। श्रीगुप्त के बाद में नेक्स्ट किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का रूलिंग पीरियड है 320 एडी 275 से 320 तक श्रीगुप्त का रहता है। उसके बाद में चंद्रगुप्त का 320 एडी से 335 एडी तक। इसका एक नॉर्मल रूलिंग पीरियड रहता है, कोई ज्यादा खास काम ये करता नहीं है। और इसको लोग, इसने संवत शुरू किया, संवत जो आप जानते हैं, गुप्त संवत, जैसे अभी आप इंडियन कैलेंडर में पढ़ते हैं ना विक्रम संवत, ऐसे इसने गुप्त संवत स्टार्ट किया। ये इसने स्पेशल काम किया। इसके बाद में जो मैं आपको किंग पढ़ाने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पज। समुद्रगुप्त, ध्यान से पढ़ना समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जिसने गुप्त डायनेस्टी को बहुत ऊपर के लेवल पे लेके गया और कल्चरल हेरिटेज बनाया इंडिया को। तो नेक्स्ट थर्ड किंग आप देखिए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड कब शुरू होएगा? आपका समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड शुरू होएगा 335 एडी से 380 एडी। ये समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है। समुद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज इज सक्सेसर। कहने का मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट, उन्होंने ही समुद्रगुप्त को अपने आगे का राजा अनाउंस किया, घोषित किया। उसके बाद में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है। हिज आइडियल्स वर कॉन्करिंग एंड इंपीरियलिज्म। इसका मेन फंडा क्या था? देखिए, सबसे पहली बात तो समुद्रगुप्त was appointed by चंद्रगुप्त फर्स्ट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? समुद्रगुप्त
आइडियल्स, समुद्रगुप्त के आइडियल क्या थे? दो थे। एक तो कॉन्करिंग, या फिर आप इसको विक्ट्री भी लिख सकते हो, विक्ट्री या एक्सपेंशन। कॉन्करिंग, किस तरीके से अपने एम्पायर को फैलाया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका की तरह। इसका भी ये पहला आइडियल था, पहला प्रिंसिपल था रूल करने का, कि चारों तरफ किस तरीके से विक्ट्री की जाए। और दूसरा इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब जब एक किंग अदर स्टेट्स पे, अदर कंट्रीज पे विक्ट्री हासिल करता है, और विक्ट्री हासिल करने के बाद में वहां अपने किसी ऑथोरिटी के थ्रू वो वहां पर रूलिंग करता है, तो उसको इंपीरियलिज्म हम बोलते हैं। तो समुद्रगुप्त के ये दो मेन फंडास थे पॉलिटिक्स को रूल करने के। देखिए, समुद्रगुप्त को अपॉइंट किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। समुद्रगुप्त के आइडियाज थे विक्ट्री, यानी चारों तरफ अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना, और इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कल्चरली बहुत स्ट्रांग था। समुद्रगुप्त was organized a cultural सेटअप। कल्चर को इसने बहुत स्ट्रांग बनाया। किस तरीके से स्ट्रांग बनाया? आप कल्चरल अगर पॉइंट को इधर समझेंगे तो कल्चर के सेक्टर में इसने हर एक फील्ड में इसने काम किया है। अगर चंद्रगुप्त इसकी समुद्रगुप्त की बात करें तो ये खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। ये कैसे हमको पता चला? हिस्ट्री में कोई भी बात किसी एविडेंस से पता चलती है। तो म्यूजिशियन कैसे था, देखिए, इस बात का एविडेंस इस बात से मिला है आपको, इधर बुक में फिगर्स में भी देखने को मिलेगा कि हर एक किंग को अपने कॉइन छपवाने की आदत थी, ये तो आपको पता है। तो समुद्रगुप्त ने भी अपने सिक्के छपवाए, तो उन सिक्कों के ऊपर, उन कॉइन्स के ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा जो सरस्वती माता बजाती है, तो इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और ये शो करता है कि समुद्रगुप्त अपने आप में एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसने कल्चर को बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत हाइट्स तक इसने पहुंचाया। तो म्यूजिशियन था। कैसे हमको पता चला? कॉइन्स, कॉइन्स के ऊपर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा रिलीजियस फॉलोवर भी था, और हिंदू धर्म का था। हिंदू धर्म का था। इसको कई सिक्कों पर विष्णु, विष्णु जो कि हिंदू गॉड हैं, उनकी पूजा, उनकी वर्शिप करते हुए इसको बताया गया है। तो ये एक रिलीजियस फॉलोवर भी था, हिंदू रिलीजन को फॉलो करता था। लेकिन एज ए किंग ये सिर्फ हिंदू धर्म को ही बढ़ावा नहीं देता, बल्कि इसने सभी रिलीजन के लिए इक्वली वर्क किए, इक्वली इन्होंने काम किए। लेकिन ये फॉलो करते थे हिंदू धर्म को। फिर कल्चर के फील्ड में इन्होंने कई काम किए, कॉइन्स छपवाए, म्यूजिक को आगे बढ़ाया, आर्किटेक्चर के फील्ड में काम किया, आर्ट के फील्ड में काम किया। तो एक तरीके से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया, और काफी ऊंचाइयों तक ये लेके गया। तो ये हमारा समुद्रगुप्त यहाँ पर खत्म हुआ। अब लेकिन इसने एक बुक भी छपवाई, इसका एक पोएट भी था, और उसने इसके ऊपर, देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था, एक चीज चलती थी, उसका नाम है प्रशस्ति। प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है, ये प्रशंसा से निकल के आया है। प्रशंसा, प्रशंसा मतलब एप्रिसिएशन। होता क्या कि किसी ने किसी राजा के कोर्ट में, दरबार में एक राज कवि होता था, रॉयल पोएट, और वो उस किंग के ऊपर कुछ ना कुछ राइट करता, उसकी तारीफ में लिखता, और उसी चीज को क्या बोला जाता है? प्रशस्ति। अब अंदर आपका एक क्वेश्चन बन गया, हालांकि एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति? प्रशस्ति से आप क्या समझते हैं?
तो प्रशस्ति किसी किंग के अप्रिसिएशन में लिखी गई एक कंपोजिशन होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो मैंने यहाँ पर आपको ओरली एक क्वेश्चन बता दिया है, आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं 15 टू 20 वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट, तो इसके ऊपर कौन सी प्रशस्ति लिखी गई और किसने लिखी? तो देखिए, इसके लिए हम आपको बताते हैं, इसके दरबार के अंदर इंपॉर्टेंट पोएट था और उसने इसके ऊपर प्रशस्ति लिखी, इलाहाबाद प्रशस्ति। उस प्रशस्ति का क्या नाम है? इलाहाबाद प्रशस्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसके ऊपर लिखी गई, किसने लिखी? अब देखिए, इलाहाबाद कौन सी जगह है जिसको आज आप इलाहाबाद के नाम से जानते हो, और करंटली इसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। वो जगह जहां पर गंगा और यमुना का मिक्सचर होता है, उसका संगम होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज, इलाहाबाद। तो इसके ऊपर ये लिखी गई बुक है। इसके अंदर उस पोएट ने इसकी जम के तारीफ की है, और पोएट का नाम क्या है? पोएट का नाम है हरिसेन। हरिसेन ने ये लिखी है। तो देखिए, ये समुद्रगुप्त के बारे में हमने आपको इधर डीप नॉलेज दिया। आपके अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन समुद्रगुप्त, तो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है, अगर आप इसको पॉइंट बना के या पैराग्राफ में लिख के आएंगे तो फिर आपका आंसर एक्यूरेटली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट किंग की बात करते हैं हम। और जैसे कि हर एक किंग जीतने के बाद में यज्ञ किया करता था, मैंने आपको बताया था रिचुअल्स, तो वो इसने भी किए। अश्वमेघ यज्ञ इसने किए, जो मैंने कल आपको बताया था। आपसे पूछा जा सकता है, मैंने जो कल्चरल आपको बातें बताई, मैं कल्चर को और डीप डाउन जाके पढ़ाऊंगा आगे। आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए मैं अंदर का क्वेश्चन आपको दे दूं, और ये आपको बुक के पीछे भी देखने को मिलेगा। अभी इसके बारे में मैं आपको आधी नॉलेज दे चुका हूं समुद्रगुप्त में। अलग से कल्चरल जब पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आपको और ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारा पहला, आप इसको राइट करने की कोशिश करें। हाउ डज गुप्त पीरियड कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ कल्चर? ये इसमें अंदर का क्वेश्चन बनाया है, यानी गुप्त पीरियड को कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी मैं अंदर भी दे रहा हूं, और आपको पीछे भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इससे अगले किंग की बात करते हैं, फोर्थ किंग। सबसे पहला श्रीगुप्त हमने देखा, श्रीगुप्त के बाद में हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट देखा, उनके सक्सेसर समुद्रगुप्त, और उसके बाद में अब हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड। मैं जब आपको मौर्य एम्पायर पढ़ा रहा था तभी मैंने क्लियर किया है कि चंद्रगुप्त आपके कई बार आएगा, तो उस चंद्रगुप्त को आपको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा चंद्रगुप्त है। वो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद में दो चंद्रगुप्त आपको गुप्त पीरियड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पहला चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ा और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड आप पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने कुछ स्पेशल काम किए हैं। आप जितने भी ग्रेट लोगों के नाम सुनते हैं, वराहमीर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, ये सारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान, ये सब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के हैं, और ये सब कल्चर और आर्ट से रिलेटेड भी हैं, और मैथमेटिक्स और साइंस से भी रिलेटेड हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके फील्ड में ये कितने हाइट्स पर कंट्री को लेके गए। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करें
तो चंद्रगुप्त सेकंड का रूलिंग पीरियड है 380 एडी से इसका पीरियड चलता है 412 एडी। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बहुत काम किए। किस किस फील्ड को इसने आगे बढ़ाया देखिए आप, इसने आगे बढ़ाया है मैथमेटिक्स। देखिए समुद्रगुप्त को आर्ट एंड कल्चर से बहुत लगाव था, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से भी बहुत आगे जाकर और फील्ड में इसने काम करना स्टार्ट किया। मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। हालांकि जितनी टेक्नोलॉजी आज स्ट्रांग है उतनी पहले नहीं थी, लेकिन उस समय उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी वो कर सकते थे वो उन्होंने की। टेक्नोलॉजी और आर्ट कल्चर तो है ही। कौन कौन से लोग इनके टाइम पे आगे बढ़ाए गए, तो देखिए मैंने जिनके अभी आपको नाम बताए, वराहमीर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और कालिदास, ये सारे लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर आ जाए तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। फिर कुमारादित्य, महेंद्रदित्य, इनके अगले किंग आए हैं। स्कंदगुप्त इनका आखिरी किंग है। देखिए इसके बाद में आया है कुमारदित्य, महेंद्रदित्य, और लास्ट सिक्स्थ किंग इनका था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इनका आखिरी राजा है, लास्ट किंग है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुप्त डायनेस्टी का पहला किंग कौन था? श्रीगुप्त। और गुप्त डायनेस्टी का आखिरी किंग कौन था? स्कंदगुप्त। और इंपॉर्टेंट किंग्स कौन कौन? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। तो इस तरीके से ये गुप्त डायनेस्टी के हमने किंग्स देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कल्चरल अचीवमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं उस पर डिस्कशन हम करते हैं। मैं यहां पर इतना ही बता रहा हूं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करना है मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं, और जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर नहीं कर रहा। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। हमने आपको बताया कि गुप्त डायनेस्टी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग थी। तो गुप्त डायनेस्टी में कल्चरल अचीवमेंट क्या क्या रहे, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इधर। और ये आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो गुप्त डायनेस्टी हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कल्चरल फील्ड। गुप्त रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। सबसे पहला पॉइंट, वैदिक रिलीजन के फॉलोवर्स थे, यानी इन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया, वैदिक रिलीजन को इन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरे नंबर पे दूसरे अचीवमेंट की बात करें तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त ऑर्गेनाइज्ड यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ इन्होंने खूब किए। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें तो ये बुद्धिज्म को भी इन्होंने सपोर्ट किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सपोर्टर्स।
बुद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन को इन्होंने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, कल्चरल इनके अचीवमेंट्स की कोई कमी नहीं है। तीन ये, उसके बाद में और अभी आप देखते जाइए। फोर्थ नंबर पे इन्होंने क्या किया, चाइनीज पिलग्रिम फाइयान विजिटेड इंडिया। फाइयान उस वक्त भारत आया। फाइयान चाइनीज पिलग्रिम्स था। और आने के बाद में इसने बुक लिखी यहाँ इंडिया के ऊपर। और ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया। देखो, कोई राजा अगर किसी पोएट को, किसी विदेशी पिलग्रिम को अगर अपने यहाँ पर बुलाता है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी तो वो आता है। तो ये आया, और आने के बाद में इसने पूरी इंडिया की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद इंडिया के ऊपर इसने बुक लिखी। नेक्स्ट, और भी कई तरीके के इसने काम किए हैं। इसके टाइम पे कालिदास हुए, और कालिदास के आप सारे प्ले और इनके बारे में जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, इस तरीके की इसने सारी चीजें लिखी है जो कि आज तक लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे इनके कल्चरल अचीवमेंट है। मैंने कहा मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट, वराहमीर, ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने, किसी ने जीरो की खोज की है, किसी ने किस चीज की डिस्कवरी की है। तो एक तरीके से मैंने जितने भी आपको फील्ड शुरू में बताए, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, कल्चर, सबके सेक्टर में इसमें काफी अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन 4-5 पॉइंटों के साथ में जो मैंने आपको पहले बात बताई है वो मिक्स करके आप लिख देना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, जो मैंने क्वेश्चन आपको इससे पहले अभी दिया था। नेक्स्ट, इसने मैप दे रखा है कि गुप्त एम्पायर कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो आप इस मैप को पढ़ सकते हैं। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में वही 4 तरीके के, जो मैंने कल आपको वर्ण सिस्टम बताया था मौर्य में, ऐसे ही इसमें 4 तरीके के वर्ण चलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 तरीके के आपको वर्णाज इधर देखने को मिलते हैं। वुमन की कंडीशन इंपॉर्टेंट थी सोसाइटी में, जो उसमें मौर्य में भी हमको देखने को मिलता है। 8 टाइप की मैरिजेज हुआ करती थी, 8 तरीके की शादियां हुआ करती थी। सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, तो सोसाइटी को आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए, गुप्त पीरियोडिक सोसाइटी, गुप्तकालीन समाज। सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और 4 वर्णास। 4 पार्ट्स में या 4 वर्णास के अंदर डिवाइडेड थी सोसाइटी। नंबर 1, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इन 4 तरीके से सोसाइटी बटी हुई थी। दूसरा पॉइंट, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज, 8 टाइप की मैरिजेज होती थी। थर्ड पॉइंट, वुमेन्स कंडीशन was important
वुमन की कंडीशन सोसाइटी में इंपॉर्टेंट थी, शूद्र लोगों का सर्विस का काम था, यानी चारों का वही काम था जो पहले से डिफाइन कर रखा है वैदिक पीरियड में। ब्राह्मण का रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के काम करना, और क्षत्रिय प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर्स, देश की सीमाओं की रक्षा करना, वैश्य ट्रेड, और शूद्र सर्विस ऑफ द अपर क्लास एंड सोसाइटी। ये सारा हमने आपको सोसाइटी का बताया, दोबारा से आपको रिवाइज कर देते हैं। सोसाइटी में सोसाइटी जो है वो मेनली 4 वर्णास के अंदर डिवाइडेड थी, जिसे वैदिक पीरियड से चली आ रही है। मौर्यन में भी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, चारों के ऑक्यूपेशन मैंने आपको बताए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज व प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर 8 तरीके के विवाह हुआ करते थे। और फिर वुमन की कंडीशन भी समाज में अभी तक इंपॉर्टेंस रखती है, मौर्यन पीरियड में भी रखती है। और देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी कंडीशन वुमन की कब थी? सबसे अच्छी कंडीशन थी वुमन की इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। उसके बाद में धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल आया, लेकिन ये बरकरार रहती है गुप्त पीरियड तक। उसके बाद में आज क्या हालत है आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये सारी चीजें आपसे डिस्कशन की। इसके अंदर आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छोटे बड़े डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि गुप्त पीरियड का सबसे पहला किंग कौन था? तो गुप्त पीरियड के सबसे पहले किंग थे श्रीगुप्त। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन ये बन सकता है कि गुप्त पीरियड से पहले आखिरी किंगडम कौन सा था? तो कुषाण किंगडम था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसके बाद में कौन आया? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट आए। उसके बाद में फिर आपसे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किसको सक्सेसर अपॉइंट किया? तो समुद्रगुप्त को अपॉइंट किया। समुद्रगुप्त ने क्या क्या काम किए, वो पर्सनली उनकी पर्सनैलिटी पूछी जा सकती है। पर्सनली वो किन किन चीजों में स्किल्ड थे, जैसे मैंने बताया म्यूजिशियन थे, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे थे। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। फिर इसके बाद में महेंद्रदित्य, फिर चंद्रगुप्त सेकेंड, और आखिरी राजा आपके कौन है? आखिरी राजा का नाम आपसे पूछा जा सकता है स्कंद गुप्त। और फिर इसकी सोसाइटी पे हम डिस्कशन लास्ट में, और उससे पहले कल्चरल का ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कल्चर के फील्ड में क्या क्या काम किए, तो मैंने अभी आपको बताए। और फिर सोसाइटी के ऊपर। तो आज की क्लास में हमने आपको ये गुप्त एम्पायर अच्छे से क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो साउथ के कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स पढ़ेंगे, जैसे चेल, चोल, पांड्या। इसके अलावा आप पढ़ेंगे वर्धन पीरियड, पल्लव डायनेस्टी, और आपके मिडिल और नॉर्दर्न इंडिया में गुर्जर प्रतिहार। ये सारी चीजें देखने के साथ आपके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। तो आपका काम ये है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सीनियर क्लास है, बड़ी क्लास है, उन चीजों को ध्यान से समझिए और फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।